हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैन्सरी क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। एंड आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम को पहली बार में ही क्वालिफाई किया जाए एंड किस तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को पहले बार में ही क्वालिफाई किया, वो भी बहुत अच्छे अंकों के साथ। देखिए, इसको बताने से पहले कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एग्ज़ाम के बारे में कि नीड ऑफ द एग्ज़ाम क्या है। तो आपको ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि एग्ज़ाम की ज़रूरत क्या है एंड इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से क्या हमें एक जॉब मिल जाएगी या फिर इस एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। एंड अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो हम आगे कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दी थी और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक ब्रीफ नॉलेज आपको दे देती हूँ यहाँ पर। जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आगे आएंगी, लाइक लेखपाल हुआ आपका, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ आपका, और एक बहुत अच्छी जो जॉब मानी जाती है वो है आपकी लोअर पीसीएस की। तो अगर आपको इनके लिए अप्लाई करना है वीडियो के लिए और आपका लोअर पीसीएस के लिए और लेखपाल के लिए, देन आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और अन्य वैकेंसी जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित आएंगी तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपका मैंडेटरी है कि आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होना ही चाहिए। अदरवाइज़ जो वैकेंसी आएंगी लेखपाल की हुई या फिर आपकी वीडियो की हुई या फिर आप अन्य वैकेंसी ले लीजिए यूपी ट्रिपल एससी की, उनके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आप जान चुके होंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक एक पॉइंट करके जानेंगे कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को पहली बार में ही आप क्वालिफाई करेंगे। ऑनेस्टली मैं यहाँ पर आपको वही स्ट्रेटजी बताऊँगी जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी। मैं यहाँ पर एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं बताऊँगी जो मैंने नहीं किया और मैं आपको सजेस्ट करूँ। एक ऑनेस्ट बुक रिव्यू मैं आपको दूँगी कि मैंने किन बुक्स से पढ़ाई की है और किस आपको ज़्यादा। देखिए, ये आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, 100 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो आता है, 2 घंटे का होता है और आप मान के चलिए कि आप 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेंगे। मेरा 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो गया था ओएमआर सहित। तो ज़्यादा इसमें जो है आपको झंझट नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक आपको जो है आना चाहिए। एकदम बेसिक पेपर आता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 10th वाला स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को दे रहा है, 12th वाला भी दे रहा है। देन पेपर को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि 10th वाला स्टूडेंट भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, एट द सेम टाइम आप भी अटेम्प्ट कर पाएँ और आप तो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगी, मैं 2 लोगों को बेसिकली टारगेट करूंगी। पहला वो जो 10th या 12th पास हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में, यानी कि पैट के बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं है, तो वो किस तरीके से अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बेसिकली टीचिंग ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली कैसे हैं, जो या तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट और बेसिकली केवीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो आप सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं। एक भी चीज़ आपको अलग से नहीं पढ़नी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोलूँगी कि ग्राफ में आपको थोड़ा सा बस पढ़ना होगा, लेकिन ये बहुत ईजी होता है, सो आपको अलग से एफर्ट नहीं डालने, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक, अभी मेरे सारे स्टूडेंट ने सुन लिया होगा, मैं उम्मीद भी कर रही कि पक्का से वो फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक, सबसे पहला मैं आपसे कहूँगी सिलेबस। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सिलेबस। ऑनेस्टली मैंने क्या किया था कि जब एग्ज़ाम जो मैंने फॉर्म फिल किया था तो वहाँ से आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा कि सरकारी रिजल्ट जो है वहाँ से भी आप यहाँ सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि सिलेबस क्यों ज़रूरी है। सिलेबस से आपको ये समझ लगेगा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे तो आप पढ़ते हुए चले जाएंगे और आप जो कंटेंट है वो इतना सारा पढ़ लेंगे जो कि ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में कंटेंट सिर्फ वही ज़रूरी है जो इनके सिलेबस में मेंशन किया गया है। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग क्लियर करिएगा। मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ।
आप मान के चलिए कि एक बार में जो आपकी मील है वो कितनी है, मतलब एक बार जो खाना खाते हैं, मान के चलिए आपने दोपहर में खाना खाया तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 4 रोटियों की, ठीक है, 4 चपाती की आपको ज़रूरत है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्या किया कि 2 चपाती खाई एक दिन में, ठीक है, मतलब आपने एक बार में सिर्फ 2 चपाती खाई। ऐसा करते करते आप डेली यही काम कर रहे थे कि आपने 4 चपाती की जगह 2 चपाती खाई डेली डेली। होगा क्या, शारीरिक रूप से आप लोग जो है वीक हो जाएंगे। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होता चला जाता है। इस बात को आप लोग भी समझते होंगे। सारे के सारे स्टूडेंट्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि एडल्ट हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि शारीरिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे चल के। फिर उसको एक नाम दे दिया जाता है डिप्रेशन, है ना। तो इतना डीपली नहीं जाएंगे, बस मैं आपको समझाने की सिलेबस की नीड क्या है ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं ये बता रही हूँ कि मान के चलिए कि ऐसा कोई है जो आपका जो है जिसको 4 चपाती की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी की, 4 चपाती की है, लेकिन वो खाता कितना है, 6 खाता है, किसी दिन 7 खाता है, किसी दिन 8 भी खा लेता है। तो क्या होगा, मोटापा जनरेट होगा। यानी कि ये बहुत इंजीरियस है आपकी हेल्थ के लिए कि आप कम चपाती खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत हानिकारक है। एट द सेम टाइम ज़्यादा भी खाते हैं तो भी हानिकारक ही है। तो यहाँ पर क्या मैं समझाना चाह रही हूँ कि एग्जैक्ट आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट जो है उस रिक्वायरमेंट को आप समझिए कि हमारी बॉडी को 4 चपाती की ज़रूरत है, सो आपको सिर्फ 4 चपाती ही खानी है। आप सिलेबस का मतलब समझिए, आप सिलेबस का जो यहाँ पर मैं रियल मतलब समझाना चाहती हूँ वो यही है कि आप सिलेबस से जान पाएंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाना है, आपको वही टॉपिक जो है पढ़ना है। और एक चीज़ और आप हमेशा मान के चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ पैट के बारे में, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। सिलेबस अपने सामने रखिए, और मैं नहीं कहूँगी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रखिए, प्लीज़ आप ये सब मत करिएगा। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कभी सिलेबस मत रखिएगा, ना ही क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर जो है आपके प्रीवियस ईयर वाले, साथ ही साथ आपका सिलेबस हमेशा आपका जो है हार्ड कॉपी में होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जानते हैं ना आप लोग, हाँ जानते हैं, सबका रिप्लाई आ रहा जानते हैं, ठीक। तो हार्ड कॉपी में होना चाहिए। अब हार्ड कॉपी में होगा तो आपका मान के चलिए आपने हिस्ट्री का सिलेबस देखा तो हिस्ट्री में एक टॉपिक कवर किया तो उस पर टिक कर देना कि आपका ये टॉपिक जो है कवर हो चुका है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके आपके टॉपिक जो है कवर होते चले जाएंगे। जो टॉपिक आपका कवर नहीं है उसको आप बाद में कवर कर लीजिएगा। देखिए एक चीज़ और बहुत लोगों के मन में आती है, अगर मैं कोचिंग कर लूँगा ना तो मेरा सिलेक्शन पक्का है ना। आपको लगता है ना, आप ही को लगता है, मुझे पता है। तो वहाँ पर कई सारे लोगों को लगता है, इवन मुझे भी लगता था ऐसा, लेकिन ये मेरा डाउट जो है ना वो बीटेक जब मैं कर रही थी तब ख़त्म हो गया था। जब बीटेक में गई तो वहाँ पर जो सेल्फ स्टडी होता है उसका मैंने मतलब समझा। तो आप लोग तो खैर होशियार हैं, समझदार हैं, सब लोग सेल्फ स्टडी जानते ही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। तो देखिए आप जब कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कोचिंग में एक सीक्वेंस में पढ़ाई की जाती है। कभी ऐसा नहीं होता है कोचिंग में कि आज मान के चलिए कि एकदम बेसिक पढ़ा दिया, कल जो है उससे भी ज़्यादा बेसिक पढ़ाया जाए। हमेशा ऐसा होता है कि बेसिक से एडवांस की तरफ जाया जाता है ना, बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं तो वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि अरे कोचिंग में तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर पढ़ाया जाता है, एक एक टॉपिक वो उठाते हैं और पढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है और आपको लगता है ओह मेरा तो सिलेबस भी कवर हो गया, मैं तैयारी भी पूरी कर चुका हूँ। तो ये होता है कोचिंग। अब कोचिंग की जो आपकी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप घर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको सिलेबस हार्ड कॉपी के फॉर्म में रखना है, एक एक टॉपिक कवर करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो ये आप सिलेबस की नीड जो है समझ गए होंगे। इतना जो मैंने समझाया है आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है P/QP का मतलब आप लोगों को पता होगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक। तो आप चाहे 10th वाले स्टूडेंट हो, चाहे 12th वाले हो, चाहे आपने जो है ग्रेजुएशन करके इस एग्ज़ाम को देने वाले हो, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। देखिए जब मैंने एग्ज़ाम दिया था कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। और एक हाँ लेकिन ये है कि मैंने यूट्यूब से काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी, तो वो मैं बाद में आपको जो है मेंशन करूँगी, वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर होगा प्रीवियस ईयर वाला, लेकिन उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, बहुत ज़रूरी है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए कि आपका जो किस टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं हिस्ट्री से कहूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इस तरीके से आपको भी एक आइडिया लगाना है वहाँ पर कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा आए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे
जब आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस में बायोलॉजी वाले सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यही चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर से देखना है। एक चीज़ और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी है, चाहे वो 10th के हों, 12th के हों या ग्रेजुएशन के हों, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बस एक बार देख लिया, ओह वाह मेरा तो तैयार हो गया। ये सबसे बड़ी भूल होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे ये तो मैंने कभी नहीं किया है और ये मैम क्या बता रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल रिवीजन, ओ नो। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब मेरा यूपी टेट एग्ज़ाम था, इवन सीटेट का एग्ज़ाम था, मैंने कुछ नहीं किया था जब लास्ट के डे से, क्योंकि देखिए मैं सच बता रही हूँ, एग्ज़ाम के पहले मेरा कभी मन नहीं लगा पढ़ाई में। ये मैं अपना ड्रॉबैक मानती हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरा ड्रॉबैक है। बट मैं उस टाइम क्या करती हूँ, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार रिवाइज़ करती रहती थी। चाहे मैंने मैंने बीटेक किया था तो उस टाइम भी मैं यही करती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड आप बात मानिए कि इस चीज़ ने मुझे कितना ज़्यादा हेल्प किया है। सो आपको मल्टीपल रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो क्वेश्चन पिछले साल आया है वो इस साल भी चांस होते हैं कि हो सकता है रिपीट हो जाए। कम से कम दो से तीन क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस चीज़ को आप लोग मान के चलिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन आया है आपका इस साल, मतलब पिछले साल, तो उसी से लिंक्ड क्वेश्चन हो सकता है अगले साल भी आ जाए। तो ये महत्व होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। आई होप दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। ठीक, अब आती है बात सब्जेक्ट की। देखिए अब यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जो आपके दो टाइप के स्टूडेंट्स मैं बता रही थी, कि जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के बारे में, दूसरा जिनको आइडिया है, जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो जो पहले कभी तैयारी नहीं की है, लाइक 10th एंड 12th वाले, तो उनको मैं कहूँगी कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनको आप अच्छे से देखिए पहले तो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको जो है घटना चक्र ले लेना है। किन किन सब्जेक्ट का लेना है मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप अलग अलग सब्जेक्ट का लीजिए, क्योंकि इतना आप जो है अभी ग्रास्प नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि घटना चक्र का कंपाइलेशन आता है, आई थिंक उसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन रहते हैं, जितने भी आपके जीएस वाला सेगमेंट होता है सारा मेंशन किया जाता है। सो आप वो कंपाइलेशन ले लीजिएगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मस्ट है कि आप लोग जो है हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, मैंने कभी भी किसी अदर बुक से नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़ा है। लेकिन मैंने क्या किया था, उस घटना चक्र को मल्टीपल रिवीजन किए थे। लाइक आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने लगभग 15 से 20 रिवीजन कर लिए थे उनको बार बार पढ़ने से। अब मुझे वो चीज़ें आने लगी हैं। तो घटना चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, मैंने पहले से ही क्यों मेंशन कर दिया ये चीज़ सब्जेक्ट बताने से पहले, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए और एक बाद में डाउट ना रहे, ठीक है। अब आपको तीसरा क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट इस पेपर में पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि कितने मार्क्स का सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। इससे आप जो है अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करेंगे कि आपको 5 मार्क्स के हिसाब से करना है। सो यू हैव टू लर्न मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जो आपके लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको थोड़ा सा साइड में कर देना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, बट हमेशा के लिए नहीं, ठीक। तो आपका क्या क्या आता है देख लीजिएगा पहले इसको। आपका आता है भारतीय इतिहास 5 मार्क्स का आता है, एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके 5 मार्क्स के आते हैं, भूगोल आपकी 5 मार्क्स की आती है, एंड भारतीय अर्थव्यवस्था आपका 5 मार्क्स का आता है। इकोनॉमी जिसे आप कहते हैं ये आपका कितने का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। एंड पॉलिटी जो है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी आपके 5 मार्क्स के आते हैं। साइंस आपकी 5 मार्क्स की आएगी, अंक गणित 5 मार्क्स की, हिंदी 5 मार्क्स की, अंग्रेजी 5 मार्क्स की, तर्क एवं तर्क शक्ति 5 मार्क्स की, सामायिकी यानी कि करंट अफेयर्स जिसे आप कहते हैं ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, थोड़ा थोड़ा हिंदी आपको जो है आती होगी तो समझ रहे होंगे, तो ये आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस है, जो कि आपका अगेन 10 मार्क्स का है। एंड अपठित हिंदी गद्यांश ये भी आपका अगेन 10 मार्क्स का है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पर 10 मार्क्स के आते हैं। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी आपका ग्राफ ही होता है, इसमें भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि किस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बुक रिसोर्सेज आपके क्या होने चाहिए। अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके बुक रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं आपको करना है कि एक टॉपिक को आपने 10 जगह से प्रिपेयर किया,
एक टॉपिक को आपको एक ही जगह से प्रिपेयर करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की। एंड ऑनेस्टली मैंने यही किया था कि मेरा एक ही बुक रिसोर्स था जो कि था घटना चक्र, बस मैंने उसी को बार बार पढ़ा था। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में मैंने कौन सी बुक पढ़ी है और एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगी कि आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भारतीय इतिहास में क्या किया था, मैंने घटना चक्र ले लिया था। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास घटना चक्र होना बहुत ज़रूरी है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुपर टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री तो पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपके पास घटना चक्र होना बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र को जब भी लीजिए तो साथ में सारे घटना चक्र ले लीजिएगा, तो थोड़ा सा प्राइस भी कम कर देते हैं। जो 10th 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको कंपाइलेशन लेना है, जिसमें आपका हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, साइंस भी होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। अब भारतीय इतिहास में मैंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो आप भी मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप लोग जो हैं जैसे आपके वेद वगैरह हुए वो भी पढ़ लेना आप लोग, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ को आप कवर कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आपको समझना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके 5 मार्क्स के हैं, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे। फिर होता है आपका भूगोल। भूगोल यानी कि इसमें मैंने सिर्फ इंडियन वाला ही पढ़ा था, इंडियन जियोग्राफी ही पढ़ी थी, वो भी सिर्फ किससे पढ़ी थी मैंने, घटना चक्र से ही पढ़ी थी अगेन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है कि ये क्वेश्चन था शायद कि यूपी की बाउंड्रीज जो है किन किन स्टेट्स से लगती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि आपके पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपके पास कौन सा मैप होना चाहिए, आपके पास यूपी वाला इंडिया वाला मैप भी होना चाहिए, और यूपी वाला तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक। अब मैं क्यों कह रही हूँ इन मैप को आपको पढ़ने को, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कभी हो सकता है ओशियन के बारे में आपसे पूछ ले, तो वर्ल्ड मैप होगा तो आप ओशियन को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके स्टेट से क्वेश्चन आता है तो आपके पास इंडिया का मैप है, तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर यूपी से, देखिए यूपी SSSC यानी कि ये आपका यूपी का एग्जाम है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो यूपी का एग्जाम है, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि यूपी का जो करंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ के चलेगा कि यूपी का कोई भी एग्जाम है तो वहाँ पर यूपी ओरिएंटेड क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आप यूपी का मैप रखिएगा, तो आप उसको बार बार देखते रहिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि यूपी में कितने ज़िले हैं, और यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। एकदम बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है। लेकिन जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपको जानकारी होनी चाहिए, कितनी यूटी है, कितने टोटल स्टेट्स हैं आपका यूपी किन किन स्टेट से बाउंड्रीज लगाता है, ये तो आपको देखो पता होना चाहिए, ठीक। फिर है आपका इकोनॉमी। मैं कहूँगी इसको स्किप कर दीजिएगा, मैंने ऑनेस्टली बताऊँ मैंने इकोनॉमी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे इकोनॉमी का कोई आइडिया नहीं है, ठीक। फिर आता है आपका पॉलिटी, जो कि मेरा फेवरेट है। तो पॉलिटी के लिए मैंने अगेन रेफर किया था घटना चक्र, और उससे बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। एक वनडे एग्जाम के लिए उससे अच्छी बुक कोई सी भी नहीं होगी। फिर होता है आपका साइंस, जो मैं कहूँगी कि मैंने साइंस के लिए सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा था, वो किससे पढ़ा था, लूसेंट से पढ़ा था। देखिए लूसेंट से पढ़िए, मैं हर एक, देखिए चाहे आप घटना चक्र से पढ़े चाहे आप लूसेंट से पढ़े, मैं एक चीज़ मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, कोई भी सब्जेक्ट आप किसी भी बुक से पढ़ें, मानती हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग श्योर करिएगा कि आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। मैंने यही किया था कि मैंने जो भी टॉपिक पढ़े टॉपिक वाइज अपना नोट्स बनाया था, हर एक चीज़ का नोट्स मैंने बनाया था। कुछ मेरे नोट्स पहले से बने हुए थे तो उनमें ही मैंने कुछ पॉइंट्स और ऐड कर लिए थे। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको नोट्स थोड़े थोड़े बनानी चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स ऑलरेडी होंगे, तो बस उनको क्या करिए, ब्रश अप करते जाइए, ठीक है। फिर होता है आपका अंकगणित। ऑनेस्टली मैं इसमें कहूँगी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था अंकगणित के लिए, लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप मत पढ़ना। आप जो है एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए अंकगणित की। एकदम बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, लाभ हानि से क्वेश्चन आते हैं, औसत से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता वहाँ यहाँ पर, ठीक है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। फिर है आपका हिंदी। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन से अच्छी बुक कोई सी भी नहीं है, मैंने उसी से पढ़ाई की है। अंग्रेजी के लिए देखिए, अंग्रेजी में कई लोगों को डाउट रहता है। इंग्लिश के ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन आप जो है नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ठीक है। उनकी बुक काफ़ी अच्छी है, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इंडियंस जो होते हैं उनके लिए इंग्लिश थोड़ा सा टफ लगता है, इवन मुझे भी लगता था। लेकिन आप क्या करिएगा कि मैं देखिए एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रही हूँ, नैंसी क्लासेस के द्वारा इंग्लिश के वीडियोस चलाए जा रहे हैं।
आपको उससे बढ़कर कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक वनडे एग्जाम के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है अलग से, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वोकैब थोड़ा सा आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका तर्क एवं तर्कशक्ति, इट मीन्स की रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैंने आपको अरिहंत की बुक जो है रेफ़र की थी, मैंने देखिए अरिहंत से ही पढ़ा है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है। यहाँ पर भी सीरीज से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर आप कर सकते हो इसको। समय की यानी कि करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में बहुत लोगों को डाउट रहता है। जब मेरा पैट का एग्जाम था तो मैंने क्या किया था, यूथ पब्लिकेशन टाइम का एक मंथली कंपाइलेशन था, मैंने उसी कंपाइलेशन को पढ़ लिया था। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि एक आपके पास कंपाइलेशन होना ही चाहिए किसी बुक का, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन मैं कहूँगी कि यूथ पब्लिकेशन टाइम का बेस्ट होता है। मुझे आज तक जो बुक्स पसंद आई हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पसंद आए तो वो यूथ पब्लिकेशन टाइम के आए हैं और घटना चक्र के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे दिया रहता है, नीचे एक्सप्लेनेशन जो दिया रहता है वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर तो जानेंगे ही, दो चीज़ें और जान लेंगे, ये सबसे बेस्ट बात होती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जो है एक मंथली मैगजीन कोई ले सकते हैं, जहाँ पर मंथली कंपाइलेशन हो रहता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, गलती नहीं करना है, आपको कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी आपको पसंद हो, जैसे मुझे हिंदी का तो आइडिया नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, मैंने जो है इंग्लिश में क्लाउड अफेयर्स से पढ़ा था, ये टोटली इंग्लिश में रहता है। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ पाएँ तो क्लाउड अफेयर्स का जो मंथली कंपाइलेशन होता है वीडियोज़ का, वो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे भी आपको पसंद हो, एक नेक्स्ट लेवल करके शायद एक ऑनलाइन चैनल है, वो भी आप देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इनका भी मंथली होता है, इनके भी करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर है नेक्स्ट आपका सामान्य जागरूकता। इसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जब आप करंट पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, और जीएस पढ़ते हैं तो जनरल अवेयरनेस ऑलरेडी आपका कवर हो जाता है। फिर है अपठित हिंदी गद्यांश। ये तो देखो आप जब छोटे से होंगे, नन्हे मुन्ने से, तब से आप पढ़ते आ रहे हैं गद्यांश के लिए, तो हिंदी मीडियम वालों को ये इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हमारा हिंदी का पेपर होता है तो सबसे पहले हम इसी को करते हैं, खटाखट खटाखट। तो ये इसको करना आसान होता है, इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, और पढ़िएगा भी मत, ठीक है। फिर है आपके ये आपके मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है। इसके लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि आपको इसमें मेहनत करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर आप लोग करके जाइएगा। यही एक ऐसा था, मुझे लगता है कि अगर मेरा स्कोर अच्छा आया है तो इन्हीं दोनों ने एक रोल प्ले किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है निश्चित नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल निश्चित थी कि ये मेरे क्वेश्चंस एकदम करेक्ट थे। और ये 10 अंक का है ना, ये बिल्कुल पक्के नंबर हैं आपके, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये पक्का नंबर है आपका। इसमें आप क्या ही गलत करेंगे, इसमें आप क्या ही गलत करेंगे। एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक्ड रहता है, दूसरा तीसरे से लिंक्ड रहता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मेरी सिस्टर थी, वो एसएससी की प्रिपरेशन करती है, तो उसके पास किरण पब्लिकेशन की बुक थी, उसमें मैंने देखा कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे खासे दिए हुए थे, लगभग 300 के करीब क्वेश्चन थे। आई थिंक मुझे याद है कि पूरा मिला के जो है पाई चार्ट मिला के और जितने भी आपके ग्राफ होते हैं उन सबको मिला के 300 के करीब क्वेश्चन थे। तो मैंने क्या किया था, उन्हीं 300 क्वेश्चंस को पढ़ लिया था और एक पैटर्न डिज़ाइन कर लिया था, अपनी कॉपी में नोट कर लिया था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ये अप्रोच रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इस तरीके का अप्रोच आपको रखना है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि इतनी मोटी बुक आपको 500-600 के लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भाई बहन कोई अगर आपके भाई बहन कोई तैयारी करते हैं तो आप उनसे ये बुक ले लीजिएगा और जिरोक्स करवा लीजिएगा ग्राफ वाली चैप्टर का, और किसी का नहीं, पूरी बुक का जिरोक्स नहीं करवाना है, सिर्फ ग्राफ वाला जो आपका चैप्टर है उसको आप लोग जो है जिरोक्स करवा लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और बता दीजिएगा बस कि मेरे पास है नहीं मैम, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगी कि बुक की फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगी, फिर आप क्या करना कि उस सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी निकलवा लेना, तो आप जो है वहाँ पर फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरी बुक नहीं लेना है, ये गलती मत करना आप लोग, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये हो गए आपके सारे सब्जेक्ट एंड बुक रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, जो कि बहुत लिमिटेड बुक रिसोर्स मैंने बताए हैं, और मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगी भी नहीं क्योंकि ये इनफ है आपके लिए, ठीक। फिर मैंने क्या किया था, ये आपका जो है तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैंने क्या किया था कि जब मेरा एग्ज़ाम पास आने वाला था तो उस टाइम देखिए मेरा मन नहीं लगता था, तो मैं क्या करती थी कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनसे मैंने शॉर्ट पॉइंट्स निकालना शुरू किए, वो मेरे शॉर्ट नोट्स कहलाते थे। मैंने हर एग्ज़ाम के लिए यही अप्रोच रखा है, चाहे मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, मैंने हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं।
अगर मेरे 100 पेज का नोट्स है तो मैंने उससे कम से कम 10 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाया है। फिर एग्ज़ाम के पहले मैंने सिर्फ उन्हीं को दोहराया है। जब आप रिवीजन करेंगे तब जाके वो शॉर्ट नोट्स बनते हैं, ऐसे नहीं बनते शॉर्ट नोट्स की बैठ गए कॉपी खोला फिर लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझ लगेगा कि ये पॉइंट, ये डेट, ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो इसको मुझे याद रखना है। तो वो आपको शॉर्ट पॉइंट अपना शॉर्ट नोट्स जो हैं उनमें नोट कर लेना है, फिर बार बार उसी को रिवाइज़ करना है। जैसे आप हिस्ट्री में जाएंगे तो कई सारे ऐसे डेट होते हैं जिनको याद रखना मुश्किल होता है, तो उनके लिए क्या करिए कि एक पेज लीजिए, A4 शीट का मैंने लिया था, A4 शीट पर आप जो है वो लिखना शुरू करिए। सारी डेट को कोशिश करिए कि एक ही पेज में कवर हो जाए। इतना सिलेबस नहीं है, लिमिटेड सिलेबस होता है। देखने में ज़रूरी है आपको 15 लग रहे हैं, लेकिन सिलेबस बिल्कुल आपका लिमिटेड है, ठीक है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। सो कहाँ पर थी मैं आपको बता रही थी शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट आपका अगर 100 पेज का नोट्स बना है तो कुल मिला के मैं 100 पेज का नोट्स बना है तो आपके कम से कम 10 पेज का शॉर्ट नोट्स बन जाएगा आराम से, ठीक। तो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, अगर 100 पेज का आपका नोट्स है तो कम से कम 10 पेज का शॉर्ट नोट्स आपका होना चाहिए। समझ गए आप लोग? अगर 10 पेज का नोट्स है तो एटलीस्ट 2 पेज का आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ आपके शॉर्ट नोट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप एक बार यकीन करिए, आप एक बार ये जो है काम करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि मैम मुझे किसी चीज़ ने हेल्प किया हो चाहे नहीं, लेकिन आपके इस फंडे ने मेरा बहुत हेल्प किया है। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं जब DLED कर रही थी, इवन बीटेक के टाइम पर भी मैं यही करती थी। तो बहुत लोग पूछते थे कि यार तुम्हारा कैसे अच्छा मार्क्स आता है, कैसे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सबसे अच्छी टेक्निक है मेरी, जिसमें मैं सारे हेडिंग के जो सब पॉइंट्स होते हैं वो कवर कर लेती थी। ऐसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हेडिंग वगैरह है नहीं, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से मेंशन करना है कि शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते जाना है, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट नोट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है आपका? प्रैक्टिस। आप पढ़िए चाहे कम, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। जो मैंने किया था उस टाइम देखिए कुछ भी नहीं था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पर ही प्रैक्टिस कर ली थी। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी यूथ पब्लिकेशन टाइम का जो प्रैक्टिस वाली बुक है वो आप ले लीजिएगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ टेस्ट कम मिलते हैं। सो इस चीज़ को आप लोग जो है थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा कि नंबर ऑफ़ टेस्ट कम है, प्राइस हाई है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। आई थिंक 100 रुपये में आराम से आ जाता है। और अगर वो भी आपको नहीं लेना है तो आजकल देखिए आपके पास फ़ोन है, फ़ोन तो है ना। आप लोग कहेंगे कि हाँ मैम फ़ोन तो है, उसी फ़ोन से तो देख रहे हैं ये वीडियो, तो फ़ोन है आपके पास, तो आप यूट्यूब चैनल पर कोई भी यूट्यूब चैनल जो तैयारी करवा रहे हो, जब आपका एग्ज़ाम पास में आता है ना, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो UPSSC पैट के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि कहाँ पर करवाया जा रहा है, कहाँ पर नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था, पर मैं इसको कहूँगी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने बस प्रैक्टिस की थी ज़्यादा से ज़्यादा, और मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरे ये सब्जेक्ट तैयार थे। बस मैंने अलग से अगर कुछ पढ़ा था तो ये ग्राफ वाला पढ़ा था, और मैंने ज़्यादा करंट तो मैं ऑलरेडी पढ़ ही रही थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिए, जो आपके जो ज़्यादा अंक के क्वेश्चन, जो ज़्यादा अंक के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले कवर कर लीजिएगा। जैसे आपका हुआ करंट, हुआ सामान्य जागरूकता, हुआ अपठित हिंदी गद्यांश हुआ, इसको तो देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको मत करिएगा कुछ भी। और ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आप सबसे पहले तैयार करिएगा, इनको थोड़ा सा आप धीरे धीरे करते रहिएगा। लेकिन टाइम आपके पास कम है, तो आपको ये अपने माइंड में रखना है कि आपको एक बाउंड्री दी गई है, उस बाउंड्री से पहले आपको सारे काम कर लेने हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आई थिंक इनफ है आपके लिए UPSSC पैट के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के लिए। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और कोई भी डाउट रहता है सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जितने भी कमेंट आते हैं मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करती हूँ। सो आपके मन में एक बार आएगा ज़रूर कि अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बेहिचक पूछिएगा, कोई भी डाउट रहता है, लेकिन डाउट में अपने आप को नहीं रखना है, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर, आपकी इजाज़त है तो मैं इसको ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहता है तो मैं अगेन उसको फिर से आपको समझा दूँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।